सेंट्रल मॉडर्न बीएड कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारणों का पर विचार विमर्श किया था। आज हम राजस्थान में क्रांति का प्रसार किस प्रकार से हुआ उस पर विचार करेंगे। जब भारत में 1857 की क्रांति का आगाज हुआ, आपने भारत में क्रांति का प्रसार का अध्ययन किया होगा कि जब 1857 की क्रांति के समय भारत में 10 मई 1857 को मेरठ से जब क्रांति की शुरुआत हुई, तो उसके बाद जब राजस्थान में इसकी सूचना मिली तो राजस्थान भी 1857 की क्रांति में शामिल हुआ। यहाँ पर भी 1857 की क्रांति का विस्फोट हुआ और एक के बाद एक राजस्थान में क्रांति का प्रसार किस प्रकार से हुआ, क्या परिस्थिति थी राजस्थान में, उसका अध्ययन हम इसमें करेंगे। तो जब भारत में 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ तो हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति के समय में राजस्थान में प्रसार, और उसमें भारत का जो गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर कौन था जब 1857 की, तो वो था कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर, कैनिंग भारत का गवर्नर था। उस समय 1857 में क्रांति के समय में राजस्थान की, ये तो भारत की स्थिति हो गई, राजस्थान में उस समय इस गवर्नर जनरल के एजेंट होते थे जिन्हें कहा जाता था एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। वो थे पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस उस समय भारत के राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस थे, और रियासतों में विशेष तौर से इन एजीजी के या गवर्नर जनरल के पीए होते थे, पॉलिटिकल एजेंट होते थे, ठीक है ना। तो राजस्थान में बहुत सारे ये तो एजेंट एजीजी थे, ऐसे कैसे पीए हुआ करते थे, पॉलिटिकल एजेंट राजस्थान में। तो उस समय पॉलिटिकल एजेंट जयपुर में विलियम ईडन थे। विलियम ईडन जयपुर में पॉलिटिकल एजेंट थे। जयपुर के विलियम ईडन, तो जोधपुर ये कैप्टन थे, और जोधपुर में जो रियासत थी मार्क मैशन। उदयपुर में सावर्श, कैप्टन सावर्श। जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है। कोटा में मेजर बर्टन। ऐसे भरतपुर में मेजर निक्सन। तो इस प्रकार से ये इनके नाम के आगे कैप्टन लगता है और इनके आगे मेजर थे। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ब्रिटिश सरकार ने
ये अंग्रेज सरकार ने राजपूताना की रियासतों में बहुत सारे पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त कर रखे थे, जो सामान्यतः इनकी सूचना वगैरह आंतरिक हस्तक्षेप या वहाँ की परिस्थितियों की सारी जानकारी ब्रिटिश सरकार को लगती थी। लेकिन जब 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ तो राजस्थान की स्थिति बड़ी गंभीर थी, क्योंकि पॉलिटिकल एजेंट थे, एजीजी थे, लेकिन राजस्थान में ऐसी कोई यूरोपीय सैनिक टुकड़ी नहीं थी, या यूँ कहें कि ऐसी कोई सैनिक टुकड़ी नहीं थी जो पूरी तरह अंग्रेज़ों के साथ समर्पित हो। तो 1857 की क्रांति के समय में राजस्थान में जो सैनिक छावनियाँ थी, 6 सैनिक छावनियाँ थी राजस्थान में। 1857 की क्रांति के समय सैनिक छावनियों की अगर बात करें, ठीक है, सैनिक छावनियाँ, ठीक है, कि राजस्थान में 1800 क्रांति के समय में 6 सैनिक छावनियाँ थी। राजस्थान का अगर हम बात करें तो इस प्रकार का राजस्थान का लगभग मैप राजस्थान का मैप। तो इस प्रकार से अगर हम राजस्थान की तत्कालीन परिस्थितियों में कौन कौन सी सैनिक छावनियाँ थी, तो उन सैनिक छावनियों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि 6 सैनिक छावनियाँ कौन सी थी। तो एक राजस्थान का सेंटर है अजमेर। अजमेर में सैनिक छावनी थी जिसका नाम था नशीराबाद। ठीक है। दूसरी अजमेर में एक और सैनिक छावनी थी जिसका नाम था ब्यावर। अजमेर में ब्यावर, ठीक है। दूसरी सैनिक छावनी अजमेर में ब्यावर। एक सैनिक छावनी थी टोंक में, मुस्लिम रियासत थी, टोंक में थी देवली, ठीक है। टोंक में एक रियासत थी, सैनिक छावनी थी जिसका नाम था देवली। उदयपुर में एक सैनिक छावनी थी जिसका नाम था खेरवाड़ा। और मारवाड़ में एक सैनिक छावनी थी जिसका नाम था एरीनपुरा मारवाड़ में, ठीक है। तो इस पर, और राजस्थान से, आधुनिक राजस्थान से बाहर तत्कालीन राजपूताना का हिस्सा थी एक सैनिक छावनी थी जिसका नाम था नीमच, ठीक है। ये 6 सैनिक छावनियाँ थी राजस्थान में, और इन 6 सैनिक छावनियों में एक भी यूरोपीय सैनिक टुकड़ी विद्यमान नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में ये 6 सैनिक छावनियाँ महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, इसको भी याद रखना। ये तो दोनों अजमेर में थी, ठीक है, ये सैनिक छावनियाँ दोनों ही अजमेर में थी। देवली एक मुस्लिम टोंक एक मुस्लिम रियासत थी, और इसमें एक सैनिक छावनी थी, वह देवली थी। नीमच मध्य प्रदेश में था, सैनिक छावनी थी। खेरवाड़ा उदयपुर में थी, ठीक है, और एरीनपुरा मारवाड़ रियासत का हिस्सा थी, और पाली में, वर्तमान में ये पाली जो क्षेत्र है उसमें ये सैनिक छावनी थी। तो इन 6 सैनिक छावनियों में एक भी यूरोपीय सैनिक टुकड़ी नहीं थी। और जब भारत में 10 मई 1857 से क्रांति की शुरुआत हुई तो राजस्थान में अंग्रेज एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस बड़े चिंतित हो गए कि अगर यहाँ क्रांति की सूचना मिली और यहाँ अगर विद्रोह हो गया तो उसको नियंत्रण करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में उन्होंने प्रत्येक अपने पॉलिटिकल एजेंट को मैसेज किया और राजपूताना के शासकों को शांति व्यवस्था या क्रांतिकारियों को दमन करने के लिए पत्र लिखे। लेकिन अंततः राजस्थान में जो क्रांति की शुरुआत होती है वो होती है नशीराबाद। 28 मई 1857
राजस्थान में क्रांति की शुरुआत होती है नशीराबाद से पहले। ठीक है, तो हम नशीराबाद में क्रांति की शुरुआत होती है 28 मई। क्रांति 10 मई को शुरू हो जाती है मेरठ से। यहाँ 18 दिन बाद क्रांति का आरंभ होता है 10 मई 1857 को नशीराबाद से। तो नशीराबाद राजस्थान में क्रांति का आरंभ नशीराबाद की छावनी से शुरू होता है या आरंभ होता है। तो नशीराबाद जब भारत में बैरकपुर की छावनी से 10 मई 1857 को क्रांति का आरंभ हो गया, उसकी सूचना जब नशीराबाद के सैनिकों को लगी तो उनमें भी असंतोष पैदा हुआ और अंग्रेज़ों के खिलाफ वो भी क्रांति या विद्रोह करने के लिए संगठित होने का प्रयास करने लगे। नशीराबाद में क्रांति का आरंभ हुआ 10 मई को, तो मेरठ से शुरुआत होती है। उसके 18 दिन बाद 28 मई 1857 को 28 मई 1857 को नशीराबाद की छावनी से क्रांतिकारियों ने, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। कई कारण रहे हैं यहाँ के सैनिकों के लिए, कारणों को हमने अलग से व्याख्या की, लेकिन स्पेशल अगर हम देखें किन सैनिक छावनी में क्या कारण रहे, तो एक कारण नशीराबाद की सैनिक छावनी में अफवाहों का था। अफवाह, एक तो ये अफवाह थी कि जो सैनिकों को आटा दिया जा रहा है, भोजन दिया जा रहा है, कहने का मतलब आटे के अंदर गायों के मांस और चर्बी और उनकी हड्डियों का चूरा पीसा जा रहा है। क्योंकि क्रांतिकारी सैनिक ये मान रहे थे कि ब्रिटिश लोग हैं वो हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं और इसके लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं। और जो चर्बी वाले कारतूस दिए गए उन पर भी गाय का मांस होने की बातें जब थी, तो एक तो अफवाह ये थी। एक बात ये आई कि सुनने में उनके कि डीसा से ब्रिटिश सरकार एक सैनिक टुकड़ी को नशीराबाद बुलाया है, और जब वो डीसा से गुजरात से सैनिक टुकड़ी नशीराबाद आएगी तो इन सैनिकों को रिहा कर दिया जाएगा। तो ये तो अफवाह था। और एक निशस्त्र करने की बात थी, निशस्त्र की भी उनको करने की बात थी। और डीसा से सैनिक टुकड़ी बुलाना, सैनिक टुकड़ी को बुलाना, ये भी एक कारण था जिसके कारण नशीराबाद के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। फिर 28 मई 1857 को शाम 4 बजे नशीराबाद के सैनिकों ने एक के बाद एक विद्रोह कर दिया, और विद्रोह करने के साथ ही उन्होंने एक जो वहाँ सैनिक टुकड़ियाँ थी जो नशीराबाद के अंदर सामान्य थे, कोई अंग्रेज, हमने पहले ही पढ़ रखा है, राजस्थान में किसी प्रकार की कोई सैनिक यूरोपीय सैनिक टुकड़ी नहीं थी। यहाँ पर जो सैनिक टुकड़ियाँ थी उनमें 15वीं व 30वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। नेटिव इन्फेंट्री एक तो दो टुकड़ियाँ तो ये थी, एक फर्स्ट बम्बई की सैनिक टुकड़ी थी, ठीक है। तो इन 15वीं और 30वीं इन्फेंट्री ने सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और इसको विद्रोह को दबाने की कोशिश भी की गई। और फर्स्ट बॉम्बे जो सैनिक टुकड़ी थी उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। और जब नशीराबाद के सैनिकों ने जब विद्रोह कर दिया तो विद्रोह के कारण दो सैनिक, जिसमें एक तो न्यूबरी है
और एक स्कॉटिश वुड था। वो स्कॉटिश वुड को तो गोली लगने से उसकी मृत्यु हो गई, और न्यूबरी को सैनिकों ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। और फिर सैनिकों को, जो ब्रिटिश अधिकारी या सैनिक, जो कैप्टन मेजर वगैरह वहाँ जो थे, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनके जो परिवार के जो सदस्य थे, स्त्रियाँ और बच्चों, उनको किस प्रकार से बचाया जाए। तो उन्होंने नशीराबाद से अपने परिवार को ब्यावर की तरफ भेज दिया। तो यहाँ से नसीराबाद से ब्यावर की तरफ जाते समय कैप्टन पेनी को भी बहुत घबराहट हुई, और उनकी भी हार्ट अटैक से यूँ कहें तो वो घबरा गए, और घबरा जाने के कारण उनकी भी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार देखें तो इस क्रांति में 3 अंग्रेज अधिकारी मारे गए मुख्यतः, ठीक है, जिसमें न्यूबरी है, स्कॉटिश है और पेनी है। जब अंग्रेज ब्रिटिश सैनिक छावनी नशीराबाद पर सैनिकों ने अधिकार कर लिया, तो फिर उन्होंने अपने हिसाब से उसको आग लगा दी। सैनिक छावनी में लूटपाट की, फर्नीचर वगैरह वगैरह, ब्रिटिश जो प्रतीक थे उनको तोड़ दिया गया, और जो कुछ लूटपाट धन वगैरह वहाँ से सारा संपत्ति वगैरह अपने साथ लेकर वो आगे दिल्ली की ओर प्रस्थान करने का प्रयास किए, क्योंकि वो राज में अपने यहाँ जो क्रांति थी, उस क्रांति को राष्ट्रीय महत्व देना चाहते थे। अब वो दिल्ली की ओर निकल गए, तो ब्रिटिश अधिकारी कहें या एजीजी कहें, पैट्रिक लॉरेंस ने बड़े ही सावधानी से वॉल्टर और हिथकोट को इन क्रांतिकारियों का पीछा करने के लिए भेजा। लेकिन क्रांतिकारी एक के बाद एक निकलते हुए वो दिल्ली पहुंच गए, और 18 जून को वह दिल्ली पहुंचे। और दिल्ली पर उन समय अंग्रेज ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली के किले को घेर रखा था। तो ऐसी स्थिति में जब इन्होंने पीछे से ब्रिटिश सैनिकों पर प्रहार किया, तो अंदर से फिर क्रांतिकारियों ने, तो इस प्रकार दिल्ली पर पुनः एक बार अंग्रेजों को वहाँ पराजय का सामना करना पड़ा, और बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा इनका दिल्ली तक पहुँचे। फिर इसके बाद अगर बात करें तो हमें नीमच की जानकारी मिलती है। नीमच दूसरा बड़ा केंद्र राजस्थान में वो था नीमच। नीमच वर्तमान में तो मध्य प्रदेश में है, उस समय राजपूताना की सैनिक छावनी थी। तो नीमच में भी वही बातें थी कि कारण तो ये था, अफवाहें वहाँ भी थी। पैट्रिक लॉरेंस और सैनिक छावनी के जो अंग्रेज सैनिक थे, वो सभी इस बात से परेशान थे, क्योंकि कोई यूरोपीय सैनिक नहीं थी, तो ऐसा नहीं हो उनकी संख्या कम थी और विद्रोह कर दिया जाए, कि सैनिकों ने अगर विद्रोह कर दिया तो उनकी जान बचाना मुश्किल हो सकता है। तो नीमच से ही पहले ही उन्होंने अपने परिवारजनों को नीमच से दूर भेज दिया गया, जहाजपुर भेज दिया गया अपने बच्चों को। और जब क्रांति हुई तो एक के बाद एक नीमच से कर्नल एबॉट थे। कर्नल एबॉट ने भारतीय सैनिकों को बुलाया, उसमें हिंदू मुस्लिम सभी थे। तो हिंदुओं को गंगा जल की शपथ दिलाई गई। तो एक बड़ा कारण था शपथ का, ठीक है ना, शपथ, क्योंकि सैनिकों को ये बात अविश्वास एक बड़ा कारण होता है, ठीक है ना। तो सैनिकों को एक शपथ दिलाई गई कुरान की, गंगा जल की, का आप अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहेंगे, ठीक है ना। तो जब कोई व्यक्ति सामान्यतः सैनिक अपनी ड्यूटी कर रहे थे और फिर उनको शपथ दिलाने से इनमें खुद में अविश्वास हो गया कि इस प्रकार से बात करना अंग्रेज़ों का, कि यूरोपीय सैनिकों को, भारतीय सैनिकों को वो अपने कर्तव्य की पालन नहीं कर रहे हैं, तो उन अविश्वास पैदा हो जाता है। तो भी एक बड़ा कारण रहा। और अगर हम बात करें तो जब हालात उनके बिगड़ते चले गए और कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होने की शपथ दिलाई गई, तो अंततः यहाँ पर भी 3 जून को नीमच में 3 जून को
1857 को इसकी जानकारी जब नशीराबाद की जानकारी इनको लगी तो इन्होंने भी विद्रोह कर लिया। लेकिन यहाँ कोई ज़्यादा स्थिति खराब नहीं हुई, क्योंकि छावनी को विद्रोह हो जाने के बाद सैनिकों ने घेर लिया उसको, और एक के बाद एक कई देखें तो ज़्यादा मार काट तो यहाँ नहीं हुई। लेकिन यहाँ की स्थिति वही रही, सैनिकों को गोली मारने के बाद में ब्रिटिश अधिकारियों को। उसके बाद में उन्होंने वही पुनरावृत्ति की जो नशीराबाद में हुई, आग लगा दी गई, वहाँ लूटपाट की गई, और एक के बाद एक नीमच से बाजार को भी उन्होंने लूटा। लेकिन किसी प्रकार से इन्होंने वो भारतीय जो व्यापारी वगैरह थे उनको नुकसान नहीं पहुंचाया, और यहाँ से उन्होंने लूटपाट करके ये फिर आगे नीमच की क्रांतिकारी दिल्ली की ओर रवाना हुए। तो एक के बाद एक इन्होंने आगरा पहुँचे, तो आगरा की जेल में कैदियों को छुड़ा दिया, और आगरा के खजाने को भी लूट लिया। 1,26,000 के लगभग उन्होंने आगरा से के। तो एक के बाद एक वो नीमच से फिर दिल्ली की ओर निकल पड़े आगे। तो इस प्रकार से 3 जून को उन्होंने क्रांति हुई, और 5 जून को 2 दिन बाद शपथ दिलाई गई। ये बड़ा कारण था, क्योंकि इससे अविश्वास पैदा हो गया। और 5 जून को इन्होंने आगरा के किले में कैदियों को छुड़ाया, और वहाँ पर भी बाजार को उन्होंने लूटपाट की। तो इस प्रकार से नीमच के क्रांतिकारी भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के लिए दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। फिर आता है देवली। तीसरा देवली टोंक में पड़ता है, देवली, ठीक है। देवली में भी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। लेकिन यहाँ जब उनको नशीराबाद और नीमच की जानकारी मिली तो उन्होंने एक के बाद एक देवली के सैनिक, लेकिन यहाँ हालात ज़्यादा खराब नहीं रहे, क्योंकि यहाँ सैनिकों ने छावनी को पहले ही खाली कर दिया। नीमच के कुछ सैनिक देवली पहुँचे, जब उन्होंने नीमच की छावनी को घेर लिया। लेकिन जब वहाँ देखा कि वहाँ किसी प्रकार का उन्हें प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने वहाँ पहले से ही देवली को खाली कर दिया, और यहाँ से कुछ सैनिक थे वो इन नीमच वाले देवली के सैनिक नीमच के सैनिकों के क्रांतिकारियों के साथ या सैनिकों के साथ मिल गए और दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए। यहाँ भी वो आगजनी वगैरह वही ब्रिटिश जो जगह स्थान थे, उनके भवन वगैरह थे, प्रतीक थे, उनको तोड़ा गया। यहाँ पर भी आग के हवाले कर दिया गया। तो देवली भी एक देखें तो यहाँ हालात, क्योंकि छावनी पहले ही खाली कर दी गई, पहले ही खाली हो गई, तो इसलिए यहाँ कोई ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ा। फिर आता है मारवाड़ का एरिनपुरा का। मारवाड़ एरिनपुरा आउवा क्रांति। मारवाड़ भी एक क्रांति का बड़ा केंद्र था, क्योंकि यहाँ सामान्यतः जोधपुर के शासक, हमने पढ़ा कि पहले कारणों में, तो जोधपुर के शासक मान सिंह थे, वो ब्रिटिश सरकार के बड़े विरोधी थे। लेकिन मान सिंह की मृत्यु के बाद जो नए शासक बने तखत सिंह, मान सिंह के संतान नहीं थी। तखत सिंह को गुजरात से अहमदनगर से जोधपुर का राजा महाराजा नियुक्त कर दिया गया। इससे सामंत थोड़े नाराज थे, क्योंकि वो मान सिंह की संतान नहीं होने के कारण सामंतों और तखत सिंह, महाराजा तखत सिंह के अनबन थी, तो कई सामंत उनसे नाराज थे। फिर उन्होंने एक के बाद एक जो नए अधिकारी नियुक्त कर दिए, और हुक्मराने और जो चाकरी पड़ता है उसमें भी उन्होंने वृद्धि कर दी। इससे सामंत बहुत सारे नाराज थे, और उन सामंतों में सबसे नाराज सामंत आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। और कुशाल सिंह और महाराजा के बीच एक बिथोड़ा गांव है पाली के अंदर, उनको लेकर एक विवाद हुआ, क्योंकि बिथोड़ा के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर। और वहाँ उन्होंने महाराजा ने
कान्जी नामक एक व्यक्ति को वहाँ का जागीरदार या ठाकुर नियुक्त कर दिया। लेकिन आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने उनकी हत्या कर दी और इस प्रकार उनकी अनबन हो गई और कई सामंत महाराजा तखत सिंह से नाराज थे। तखत सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया और ऐसी मारवाड़ के अंदर, पाली के अंदर एरिनपुरा सैनिक छावनी थी। तो इन्होंने मारवाड़ में एरिनपुरा के सैनिक छावनी की अगर हम बात करते हैं तो 21 अगस्त एरिनपुरा में 21 अगस्त को 1857 को क्रांति प्रारंभ हो गई। 21 अगस्त को विद्रोह कर दिया सैनिकों ने। 23 अगस्त को आबू के सैनिक भी विद्रोहियों इन सैनिकों के साथ मिल गए और ये यहाँ से सैनिक निकल कर बाहर आहुआ पहुँच गए। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने इनका नेतृत्व किया और एक के बाद एक जोधपुर की सेना के साथ पहले बिथोड़ा का युद्ध हुआ। बिथोड़ा का युद्ध, ठीक है, 8 सितंबर को बिथोड़ा का युद्ध हुआ। ये 1857 की बात है कि बिथोड़ा का युद्ध 1857 8 अगस्त को, और जिसमें अनाड़ सिंह जोधपुर के महाराजा तखत सिंह के सेनापति किलेदार अनाड़ सिंह के साथ युद्ध हुआ उनका। और उसके बाद एक और युद्ध हुआ, चेलावास का युद्ध, ठीक है। तो ये भी थोड़ा, और चेलावास का युद्ध पाली, दोनों ही गांव पाली में पड़ता है, पास ही है, ठीक है। तो इनमें जो युद्ध हुआ वह बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर को हुआ और 10 दिन बाद चेलावास का युद्ध हुआ 18 सितंबर को, ठीक है। यहाँ पर एक के बाद एक अगर हम देखें तो इन युद्धों में मारवाड़ की सेना पराजित हुई और क्रांतिकारियों के ठाकुर कुशाल सिंह की सेना को विजय प्राप्त हुई। तो ऐसी स्थिति में यहाँ अनाड़ सिंह मारा गया और एक ब्रिटेन कैप्टन था मैकमोशन, ठीक है ना, मैकमेशन भी मारा गया और इसका सिर है आहुआ के किले पर लटका दिया गया। और इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने, यूँ कहें पॉलिटिकल एजेंट ने, पैट्रिक लॉरेंस ने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया। हीथकोट पोल्टर के नेतृत्व में एक बड़ी सेना उन्होंने आहुआ के किले को घेरने के लिए भेजी और आहुआ का संघर्ष हुआ और चारों ओर से आहुआ को घेर लिया गया और अंततः संघर्ष में कई दिन तक चलता रहा। अंत में 23 जनवरी को अंधेरे का फ़ायदा उठाकर कुशाल सिंह भाग निकले और मेवाड़ वाले क्षेत्र में चले गए। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो एक के बाद एक संघर्ष चला और इनका साथ दिया बहुत सारे ठाकुरों ने आहुआ के साथ, अशोक गुलर, आलनियावास, लाम्बिया, ठीक है ना, इन सामंतों ने भी, ठाकुरों ने भी ठाकुर कुशाल सिंह का सहयोग किया। और ऐसी स्थिति में कुशाल सिंह यहाँ से भाग निकले, अंग्रेज सेना ने उनका पीछा किया, लेकिन कुल मिलाकर अंत में भागने के क्रम में संघर्ष चलता रहा। और मारवाड़ की एरिनपुरा की क्रांति थी जिसका नेतृत्व आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने किया। लंबा संघर्ष चला रहा। इसका सबसे ज़्यादा फायदा तो महाराजा तखत सिंह को हुआ, क्योंकि उनके जितने भी विरोधी थे वो विरोधी सामंत हैं एक तरह से समाप्त हो गए। इसके बाद नंबर आता कोटा का। कोटा में जो क्रांति हुई, कोटा की क्रांति का नेतृत्व किया, कोटा के शासक थे महारावल राम सिंह, और क्रांति का नेतृत्व किया दो प्रमुख व्यक्ति थे, एक तो जयदयाल और एक मेहराब खान। जयदयाल और मेहराब खान, इन्होंने कोटा की क्रांति का नेतृत्व किया। इन्होंने एक बड़ा कारण तो ये था कोटा की क्रांति का कि कोटा में
जो क्रांति हुई वो क्रांति अविश्वास के कारण हुई, क्योंकि जब नीमच की क्रांति की जानकारी कोटा के सैनिकों को लगी तो कोटा कंटिजेंट की पहले एक सैनिक अंग्रेज़ों की सैनिक टुकड़ी स्थापित कर रखी थी सुरक्षा के लिए, लेकिन यूरोपीय सैनिक यहाँ नहीं थे, तो एक सुरक्षित स्थिति थी कोटा की। लेकिन जब नीमच की क्रांति हुई फिर यहाँ कोटा में अव्यवस्था फैली, क्योंकि ऐसा ब्रिटिश सरकार और मारावल के बीच कुछ गुप्त बातें थी, उन बातों को जनता के सैनिकों के सामने रखा गया। तो नीमच को इस समय में कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन, उनको नीमच भेजा गया, फिर उन्हें वापस बुला लिया गया। जब वो वापस कोटा आए तो वापस कोटा आने पर उन्होंने महारावल राम सिंह के साथ बातचीत की और उन्हें कुछ अधिकारियों को ब्रिटिश सरकार को सौंपने की बात कही। तो इससे सैनिक नाराज हो गए और जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में कोटा में क्रांति का बिगुल बजाया। 6 महीने तक कोटा क्रांतिकारियों का अधीन रहा। महारावल को कैद कर दिया गया और जयदयाल और मेहराब खां ने कोटा के प्रशासनिक राजस्व व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया। अंततः ब्रिटिश सरकार ने कोटा को भी अपने साथ विजय जीत लिया, पुणे जीत लिया और मेहराब खां और जयदयाल कोटा से भाग निकले, लेकिन अंततः उन्हें पकड़ लिया गया और उन्हें फांसी लटका दी गई। तो कोटा में मेहराब खां और जयदयाल ने जब इस प्रकार की घटना हुई कि मेजर बर्टन क्रांतिकारियों के सैनिकों को कुछ को मारना चाहता है या उनको जेल में डालना चाहता है, उन्हें दंडित करना चाहता है, इससे नाराज हुए तो उन्होंने मेजर बर्टन, सैनिकों ने यहाँ मेजर बर्टन, ठीक है, और उसके 2 पुत्र और 2 डॉक्टर, ठीक है ना, डॉक्टर, ये लोगों को क्रांतिकारियों ने मार डाला। तो कोटा की क्रांति भी राजस्थान की 1857 की क्रांति में एक प्रमुख स्थान रखती है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ये कोटा की क्रांति थी। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारियों ने विभिन्न सैनिकों स्थानों पर जहाँ भी क्रांतिकारी गए, जनता ने वहाँ उनका सहयोग किया और एक शासक निस्संदेह क्रांतिकारियों के साथ नहीं रहे, लेकिन ब्रिटिश सरकार के साथ रहे, लेकिन जनता क्रांतिकारियों के साथ थी। तो अगर हम देखें तो ब्रिटिश सरकार ने अंततः क्रांतिकारियों को कुचल दिया गया, क्रांति को कुचल दिया गया और उनको बाद में दंडित भी किया गया, जो भी सामंत जागीरदार जो उनके साथ थे। तो इस प्रकार ये क्रांति एक महत्वपूर्ण क्रांति रही, राजस्थान की क्रांति। इस प्रकार राजस्थान में क्रांति का प्रसार में लगभग सभी शासक ब्रिटिश सरकार के प्रति विरोधी ही थे, लेकिन खुलकर उन्होंने ब्रिटिश सरकार का विरोध नहीं किया। जनता और सामंतों ने इसका विरोध किया। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो नशीराबाद से 28 मई को राजस्थान में क्रांति की शुरुआत होती है और एक के बाद एक उसका भी अफवाह और जो निशस्त्र करने की दिशा से नई सैनिक टुकड़ी बुलाने का एक प्रमुख कारण रहा और करने वाली 23वीं, 15वीं और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री ने, जबकि बॉम्बे वाली सैनिक टुकड़ी थी उसने अंग्रेज़ों का साथ दिया। नीमच में भी अविश्वास वो शपथ दिलाना और उनमें भी क्रांति के बारे में सूचना मिलना कारण रहा और एक के बाद एक यहाँ तो स्थिति बड़ी नीमच में तो ख़राब हो गई। उन सैनिकों को अपने जान बचाकर भागना पड़ा और वो यहाँ से नीमच से निकलकर भागे रात्रि में, तो डूंगला गांव में जाकर रुके और वहाँ भी क्रांतिकारियों ने इनका पीछा किया और डूंगला गांव को घेर लिया। अगर उसी समय वहाँ पर उदयपुर की सैनिक टुकड़ी और कैप्टन सावर्स नहीं आते तो शायद उस क्षेत्र में भी लगभग वो 40 के लगभग अंग्रेज लोग थे, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता। इसी प्रकार देवली में जो पहले ही खाली कर दी थी उनको संदेह हो गया था, यहाँ पर कोई हताहत नहीं हुआ। फिर अगर देखें तो मारवाड़ में आवा के सैनिक कुशाल सिंह द्वारा सैनिकों का नेतृत्व किया गया।
तो यहाँ की क्रांति भी बिथोड़ा और चेलावास का युद्ध अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, अनाड़ सिंह मैक मोशन मारा गया, आवा के किले पर लटका दिया गया। फिर प्रतिशोध भी लिया गया जब उन्होंने 23 जनवरी ये मारवाड़ पर बेरिनपुरा वाली 23 जनवरी को उन्होंने आवा विजय किया। 23 जनवरी 58 को 1858 को आवा को जीता इन्होंने, आवा विजय। फिर वह प्रतिशोध भी लिया गया, लोगों को मारा काटा भी गया, आवा के किले को तहस नहस कर दिया गया। फिर कोटा का जयदयाल और मेहराब खान। तो इस प्रकार से ये राजस्थान की क्रांति का प्रसार था। इन्होंने क्रांतिकारियों ने एक राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए वो सीधे दिल्ली की ओर प्रस्थान करके, अगर ये लोग अजमेर पर आक्रमण करते और यहाँ जो बड़ा शस्त्रागार था और अगर अजमेर जीत लेते तो स्थिति शायद क्रांति की अलग होती। लेकिन राष्ट्रीय स्वरूप देने के उद्देश्य से वो अजमेर को शस्त्रागार को नहीं लूट पाए और सीधे दिल्ली पहुँच गए। तो ये राजस्थान में क्रांति का प्रसार